आज हम एक सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं जिससे आपको लगे कि हमारे शहर में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो शायद आपकी नज़रों से उस नज़रिए से न गुजरे हों जैसे कि वो डिज़र्व करते हैं। हालांकि ये आपको अतिशयोक्ति भी लग सकती है, लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को रूबरू करा रहा हूँ जो कि यकीनन शख्सियत भी हैं और जिनको कहा जा सकता है कि वो शहर के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल भी अदा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलोक गर्ग जी, जिनका परिचय दो तरह से मैं देना चाहूँगा। एक परिचय उनका पॉलिटिकल है और एक है उनका एजुकेशनलिस्ट, शिक्षाविद के तौर पर। आलोक गर्ग जी विश्व हिंदू परिषद के महानगर के अध्यक्ष भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। आलोक जी, मैं चाहूँगा आपका परिचय आपकी ज़बानी। पहले मैं शिक्षाविद से पूछना चाहूँगा, आपको शिक्षाविद क्यों कहा जाए? परिवार द्वारा बहुत से विद्यालयों का संचालन किया जाता है, जिसमें अहम भूमिका के रूप में जैसे प्रबंधक के रूप में मैं कार्य देख रहा हूँ। कैलाशवती इंटर कॉलेज अर्थला स्थित यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त 12वीं तक का कॉलेज है, जिसका मैं प्रबंधक हूँ 1995 से, जो दादी जी के नाम से है, कैलाशवती देवी। और बहुत से बच्चे पढ़कर वहाँ से निकले हैं। निरंतर उसको मैं देखता हूँ, वहाँ के कार्यक्रमों में, सभाओं में, बैठकों में जाता हूँ। इसके अलावा रामकृष्ण इंस्टीट्यूट है संजय नगर में, जिसके अन्य भी ब्रांच है। ये मेरे स्वर्गीय दादाजी लाला रामकृष्ण दास बजाज जी के नाम से है। ये CBSE बोर्ड से है और ये भी 12वीं तक का। तो इन दोनों का संचालन मैं जैसे कर रहा हूँ, तो इसलिए शिक्षा से जुड़ा होने के नाते शिक्षाविद भी कह सकते हैं, क्योंकि संचालक भी और शिक्षाविद भी दोनों ही हो गए। यानी 4 स्कूल आप संचालन कर रहे हैं, उनको बाकायदा देख रहे हैं आज के दौर में, जबकि गाज़ियाबाद को कहा जाए एक भौतिकवादी शहर है जहां पे लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं। हालांकि पैसे को लेकर मैं बात नहीं, लेकिन आप शिक्षा को आपने चुना, बाकायदा उसकी आपसे। लेकिन दूसरा आपका जो एक जिसे कहना चाहिए इंट्रोडक्शन है, जो आपका परिचय है विश्व हिंदू परिषद से है, तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के निर्माण में और यहाँ तक आने में विश्व हिंदू परिषद के रोल को नकारा भी नहीं जा सकता और पूरा देश उसको मानता भी है। तो आज राम मंदिर के निर्माण के बाद आपका क्या अगला जिसे कहना चाहिए टारगेट रहेगा और इन दोनों चीज़ों का समन्वय कैसे बनेगा? राम मंदिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए तो है ही है, पर समूचे भारतवर्ष के लिए ये एक दरअसल विवाद का अंत भी कह सकते हैं। सन 1528 से ये एक विवाद चला आ रहा है, लगभग 500 वर्ष हो जाएंगे, जिस पर कोर्ट में भी बड़ा चर्चाएं रही हैं। पर ये प्राण प्रतिष्ठा के साथ में यहाँ पर इस बात की समाप्ति हो गई। बहुत ही भव्य मंदिर है। मैं तो इसको इस रूप में भी बल्कि देखूँगा कि राम मंदिर ना होकर आने वाले समय में एक राष्ट्र मंदिर के लिए जाना जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से संरचना है और जिस प्रकार से इसके अंदर सभी पूरे देश के लोगों की आस्था निष्ठा जुड़ी हुई है, वो एक तरीके से ये पूरा एक राष्ट्र के मंदिर के रूप में जाना जाएगा। विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य अपनी संस्कृति, अपने हिंदू धर्म को संभाल कर रखना, लोगों को ये बताना कि हमारे धर्म की क्या विशेषता है, किस प्रकार से इस धर्म ने अपने समाज को बनाने में अपना सहयोग दिया है। तो अगला कदम जो अगर आप पूछ रहे हैं, वो ये रहेगा कि ये जो विवादित चीज़ें हैं ये समाप्त हों और एक देश, विकसित देश की तरफ से, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम इसको एक विकसित देश के रूप में देखेंगे। तो जब हम इस धर्म से और इन सब चीज़ों से ऊपर आएंगे, तब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि देश एक विकासशील देश होते हुए विकसित कैसे बने। आलोक जी, आपने बहुत एक ऐसी बात कही है, लेकिन मैं इस पे बाद में जाऊंगा कि विकसित देश कैसे बने और ये चीज़ें हों। लेकिन आपने उससे पहले एक बात कही, मैं चाहूँगा उस पर भी चर्चा हो जाए। आपने कहा राष्ट्र मंदिर, यानी राम मंदिर आने वाले समय में अगर राष्ट्र मंदिर बनता है तो यकीनन एक अलग तरह की आपने एक सोच को जिसे कहना चाहिए स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन आप ये बताएं, आप शिक्षाविद भी हैं और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए भी, तो आपके लिए बहुत आसानी शायद रहेगी इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। राष्ट्र मंदिर बने, राष्ट्र भी हो। अच्छा राष्ट्र बनने के लिए कोई भी नेशन अगर
अच्छा नेशन बनता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। आप खुद शिक्षाविद हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर से गाज़ियाबाद जैसे शहर में 4-4 स्कूलों का न सिर्फ संचालन कर रहे हैं बल्कि कई स्कूल्स में आपका एक्टिव रोल भी रहता है। राष्ट्र मंदिर बने, राष्ट्र कैसे बने, इसका समन्वय कैसे बने? देखिए, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है कि हम साक्षर बने, आत्मनिर्भर बने। यहीं से आत्मनिर्भरता से ही मैं उसको जुड़ना चाहूँगा। जैसे हमने अपना उद्देश्य है बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है और लिख भी रखा है, हमारा जो मोनोग्राम में भी है, सर्वोत्तम शिक्षा एवं संस्कार हमारा संकल्प। अगर एक अच्छी शिक्षा के साथ में एक संस्कार देंगे, वो संस्कार ही एक किसी भी बच्चे को अच्छा नागरिक बनने की दिशा देगा। वो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, कन्या हो। जब वो एक अच्छा नागरिक बनेगा तो वो देश के हित के बारे में सोचेगा। ये सारे आपसी जितने वैमनस्य विवाद हैं, इनको बहुत शीघ्रता से समाप्त किया जाना संभव है। अगर हम लोग शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे तो हम इन्हीं विवादों में हमेशा ये रहेंगे। तो शिक्षा, और क्योंकि शिक्षा के साथ में फिर हम ये देखेंगे कि हमारी आबादी, पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभाल कर चलना, पूरे संसार की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा भारत और चाइना में है। अगर हम सबको शिक्षित कर देंगे तो वो सब जो जितने निर्णय हैं या जितने विवादित मुद्दे हैं, उनको यथाशीघ्र समाप्त कर हम लोग उसको आगे बढ़ सकते हैं। मैं राम मंदिर, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं गया 27 और 28 जनवरी को वहीं था। आप यकीन माने कि मैंने पूरे भारतवर्ष के हिंदू संगठनों के अलावा वहाँ पर मैंने बहुत मुस्लिम समुदाय लोगों को दर्शन करते हुए देखा। उनको इतना खुशी थी, वो लोग भी। यानी अब बात वही आ गई ना कि धर्म से उठकर, अगर मैं ये कह रहा हूँ ये सभी के लिए राम मंदिर है या सभी के लिए ये राष्ट्र मंदिर बनेगा, कि जब सर्व धर्म के लोग वहाँ जाएं, कोई पाबंदी नहीं है, जाकर दर्शन कर रहे हैं, ये हमारी एक संस्कृति का हिस्सा बनेगा। और ये तभी संभव है कि जब हम शिक्षित बनेंगे, हमारी सोच ऊंची होगी और हम ये देखेंगे कि ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, नीचे स्तर की बातें हैं। लड़ाई झगड़ा करना या किसी धर्म के बारे में आलोचना करना, इनसे अगर उठकर बात करेंगे तो सब मैच्योर परिपक्व होकर एक अच्छे निर्णय को ले पाएंगे। आलोक जी, जैसे राम मंदिर को लेकर शुरू से अगर आप बात करें, आप बिल्कुल शुरुआत की बात करें, बाद में करें, बल्कि अगर बात करें आप विश्व हिंदू परिषद की एग्जिस्टेंस की या उसकी उत्पत्ति के लिए कारण मुझे लगता है राम मंदिर रहा, क्योंकि भाजपा का आप एक तरह से सहयोगी विंग भी हैं और आपका आइडियोलॉजी उसी पे है, लेकिन भाजपा पॉलिटिकल सोच के साथ रही, आप थोड़े से एग्रेसिव रहे, आप मिलन की बात करते हैं, लेकिन कई बार आपके बारे में, आपके ही विपक्षी भी और आपके बारे में जब चर्चा होती है तो आपको हार्डलाइनर भी कहते हैं। इसको क्या समन्वय करेंगे, कैसे होगा? दरअसल हम भाजपा का विंग नहीं है, मैं स्पष्ट करता हूँ। ये दरअसल एक संघ की विचारधारा का एक संगठन है। संघ एक प्रकार से उसके अनुषांगिक संगठनों में से ये एक गैर राजनीतिक धार्मिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, जबकि भारतीय जनता पार्टी भाजपा उसका ही एक अनुषांगिक संगठन है जो कि राजनीतिक है। हमारा ये संगठन राजनीतिक नहीं है, न राजनीति के लिए हमारे यहाँ विश्व हिंदू परिषद में स्थान है, और अगर किसी को राजनीति करनी है उसके लिए विश्व हिंदू परिषद में स्थान भी नहीं है। पहले आप विश्व हिंदू परिषद छोड़िए, तब आप राजनीतिक दल में जाइए। तो ये आपस में विभिन्न प्रकार से विभिन्न संगठन हैं, जैसे हमारा मजदूर संघ भी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी है, और भी सांस्कृतिक संगठन भारत विकास परिषद भी है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने हिंदू धर्म की रक्षा करना, इसका प्रसार प्रसारण करना, न सिर्फ भारतवर्ष में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इसको, अपने संगठन को मजबूत करें, अपने लोगों को अपने धर्म के लिए प्रेरित करें, और ये कहें कि साहब उसको ये इस बात का गर्व होना चाहिए कि वो हिंदू है। तो हम लोगों का अलग अलग जो कार्यशैली है सबकी अलग अलग है। आलोक जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, अशोक सिंघल जी से मैंने बात भी किया, इंटरव्यू भी किया सहारा में मैं जब था, तो एक बहुत सॉफ्ट, बहुत सौम्य जो शब्द हैं, मैं उनको, सौम्य शब्द मुझे लगता है उनके लिए अप्रोप्रिएट था, और ऐसा लगता था कि जब वो बोलते थे तो पहले वो सोचते थे फिर वो बात करते। लेकिन संगठन का आपने स्वरूप बताया, आज आपने राजनीति को छोड़कर उस संगठन को ज्वाइन किया जिसको
ज्वाइन करते हुए आप राजनीति में नहीं जा सकते। चैलेंजेस भी हैं, कैसे मीट आउट करेंगे? और सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है कि विश्व हिंदू परिषद के सामने क्या रहेगा? विश्व हिंदू परिषद, जैसा मैंने बताया, हिंदू संगठन है और अपनी हिंदू विचारधारा को, संस्कृति को, अपने संस्कार को बढ़ाने के लिए हम लोग कोई उस प्रकार से नहीं है कि इसके अंदर हमने कोई दंगा बलवा या कोई ऐसे काम करने हैं। अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई है। ये षष्ठी पूर्ति वर्ष है 2024। ये 60 वर्ष होने जा रहे हैं। इसको बड़े उत्साहपूर्वक हम लोग मनाने भी जा रहे हैं इस वर्ष। इसको हमें अपने ही संस्कारों को ही लेकर चलना है, अपने जो हमारे मूल उद्देश्य हैं उनको लेकर चलना है। गैर राजनीतिक संगठन है, महत्वाकांक्षा राजनीति की इसमें रहने वाले की किसी की नहीं होती। अशोक सिंघल जी हम सबके परम आदरणीय, परम पूजनीय हैं, बड़े सौम्य थे। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और आज राम मंदिर अगर हम ये मानकर चलें तो उनके संघर्षों का ही एक हमें परिणाम मिला है, एक बड़ा सुखद परिणाम मिला है। और इसको सभी संगठनों ने इसको बड़ा सराहा और देखा तो पूरे अयोध्या में अशोक सिंघल जी के चित्र हर जगह लगे हुए थे। वो शायद इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए हो भी नहीं सकती कि वो जो जिस प्रकार से उन्होंने सबको संगठित उस समय किया, जब सब लोग बहुत कंफ्यूज भी थे, एकत्रित भी नहीं थे, दिशाहीन भी थे, सबको पता भी नहीं था कि इसका आगे आने वाला भविष्य क्या होगा। तो अशोक सिंघल जी का तो हम लोग कहीं भी उनके सामने नहीं हैं, पर जो आज हुआ ये उनका ही देन है। यानी कहा जाए तो 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें सारे कार्यकर्ताओं का तो रोल है ही, लेकिन क्या ये जो सब कुछ है क्रेडिट अशोक सिंघल जी को कितना देते हैं आप? मैं तो उनको 100% ही दूंगा, क्योंकि सबको एकत्रित करना उस समय जबकि सब लोग जुड़े हुए नहीं थे, सबको समझाना, उनको सबको मिलाकर चलना, जगह जगह से अलग अलग समुदाय के संतों को बैठाकर उनके पास जाना, उनको अपने विचारधारा के बारे में बताना, तो ये एक पूरी एक मैं समझता हूँ कि पूरा एक संपूर्ण एक त्याग था और वो एक उनका विजन था। एक उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि किसी ने भी उनकी बात को काटा नहीं। आलोक जी, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना चाहता हूँ। अशोक सिंघल जी से मैं मिला हूँ, आपसे भी मिल रहा हूँ, आपसे तो कई बार वैसे भी मिलते हैं। आप दोनों की या आपके जितने भी पदाधिकारी हैं, बड़े खासतौर से ऑफिस बेयरर्स जो हैं, उनका जो वर्किंग स्टाइल है सॉफ्ट है, लेकिन आपके संगठन को लेकर कहा जाता है वैसे संगठन के भी अलग अलग विंग हैं। विश्व हिंदू परिषद में जैसे हम लोग हैं तो इसमें मातृशक्ति है महिलाओं के लिए, दुर्गा वाहिनी है जो महिला लड़कियों को शिक्षा देती है, शिक्षित करती है, बताती है कि भाई आपका भी आप उतने ही महत्वपूर्ण हैं, दुर्गा माता की तरह उतनी ही बलशाली शक्तिशाली हैं। इसी प्रकार से इसके युवाओं का संगठन है बजरंग दल। बजरंग दल क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होती है जहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते गौ रक्षा के लिए और बहुत से ऐसे कार्य हैं उसके लिए, तो ये हमेशा से विश्व हिंदू परिषद की जो तुलना हो जाती है, यानी विश्व हिंदू परिषद में जो अधिकतर लोग मानते हैं, आप भी वही समझ रहे हैं, वो बजरंग दल को मानकर चलते हैं। जबकि बजरंग दल हमारा एक युवा विंग है, उसका कार्य अलग है और हम लोगों का कार्य बिल्कुल अलग है। आलोक जी, आपने अभी कहा कि जो विश्व हिंदू परिषद में रहेगा वो राजनीति नहीं करेगा। आज हर आदमी राजनीति में जाना चाहता है। आप साधन संपन्न हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, आपके परिवार से कई गाजियाबाद को भी बड़े लीडर मिले हैं। आपने ऐसा क्यों सोचा कि राजनीति ना करके ऐसे दल में जाएं जहां राजनीति हो ही नहीं सकती? देखिए, राजनीति करना या नहीं करना ये एक तो आपकी महत्वाकांक्षा के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको पहली बात तो आप कुछ समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या राजनीति करते हैं। अगर राजनीति ही करनी है फिर तो सीधा या सीधा आप भाजपा या कांग्रेस या किसी भी पार्टी के सदस्य बनिए, तो उसका कोई अपना पद लेकर आप टिकट की लड़ाई में लग जाएंगे। ऐसा नहीं है विश्व हिंदू परिषद से नहीं गए, विश्व हिंदू परिषद से ही थे। और हमारे जो हिंदू महासभा के हिंदू संगठन के ही हमारे योगी जी भी आज मुख्यमंत्री हैं। ये नहीं है, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कोई योग्य हो सकता है, वो ये भी कह सकते हैं नहीं इनको विश्व हिंदू परिषद से हटाइए, इनको हमें आवश्यकता है। तो कोई भी संगठन के अंदर वो मतलब राजनीतिक अगर कहीं आवश्यकता भी है तो संगठन से बुलाकर भी, टिकट देकर भी लड़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो, परंतु अभी मुझे ये लगता है कि मुझे इस कार्य में करना चाहिए। अपने गाजियाबाद महानगर के अंदर
अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, पहले ये आवश्यकता है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा ठीक है अधिकतर लोगों की, मुझे लगता है कि 100 में से 99 लोगों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, परंतु खाली मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ही राजनीति में आऊँ, ये मुझे स्वीकार नहीं। कई बार किसी भी मुद्दे पे लेकर सबका समन्वय बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई और आप बहुत बड़े उसके तरह से सेलिब्रिटी भी रहे हैं। आपने यहाँ पर गाज़ियाबाद में घर घर चीज़ें भी पहुँचाई, उसका भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जिक्र करें। लेकिन बीच में चर्चा ये रही कि कुछ एक विंग था, एक सेगमेंट था जो कहीं ना कहीं नाराज़ था, चारों शंकराचार्य को लेकर भी चर्चाएँ रहीं, खबरें रहीं। ये क्या कारण था? चर्चा में बने रहने की कारण था या आपको क्या लगता है? पर वही बात आ जाती है, संतों का भी जमावड़ा है, सब कुछ है, सब हमारे पूजनीय आदरणीय हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा आ जाती है। हिंदू धर्म में भी अगर मैं देखूंगा तो एक सनातन धर्म है, एक आर्य समाज है, एक जैन धर्म है, एक सिख धर्म है। इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे अनुयायी हैं अलग अलग संप्रदाय के, सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं। किसी बात से कोई अपना ऐसा चाहता है कि इस प्रकार से कार्य किया जाए, वो ना पूरा होने की कंडीशन में उसको नाराज़गी भी हो जाती है। कोई कार्य करने की पद्धति के ऊपर भी हो जाती है। अब जैसे आपने बताया कि हमने ये पूजित अक्षत थे पूरे भारतवर्ष में वितरित किए, ये एक प्रकार का निमंत्रण था अयोध्या ध्यान में आके भगवान श्री राम के दर्शन करने के। लोगों ने पूछा भी था कि भाई ये क्या चीज़ है, तो अयोध्या से पूजा कर कर अक्षत मतलब चावल यहाँ आए, गो और चावल में अक्षत में हमने मिलाकर गाजियाबाद महानगर के 1.5 लाख हिंदू परिवारों में हमने वो अक्षत दिए। हमसे बहुत से मुस्लिम समुदाय ने भी कहा कि भाई ये तो हमें भी चाहिए, हमने उनको भी दिए, क्योंकि ये इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। ये एक प्रकार का निमंत्रण था, पीले चावल थे जो कि पीले कर दिए गए थे, जिससे कि कोई शादी ब्याह अच्छे कार्यक्रमों में हम निमंत्रण देते हैं तो पहले पुराने ज़माने में पीला कार्ड, पीली चिट्ठी बोलते थे, उसमें चावल रखकर भेजते थे। तो आप उसको रखिए, आप अपने खाने में भंडार में मिला लीजिए। आप उसको चाहें तो आप इसको अयोध्या जाएँ तो वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। ये उद्देश्य था। इसको एक प्रकार से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पूरे भारतवर्ष में निमंत्रण दिया गया और 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से और ये वहाँ पर दर्शन का ये अभियान शुरू हो गया। ठीक है, वो जो नाराजगियाँ हैं ये सब चलती हैं, परंतु एक मंच पर आकर फिर दोबारा से सभी साधु संत समाज एक है, कोई विरोधाभास नहीं। आलोक जी, 2 पर्सनैलिटी हैं आपके अंदर, शिक्षाविद वाली, विश्व हिंदू परिषद वाली। हालांकि आपने उससे किनारा कर लिया है कि जो ये गर्म दल वाले हैं, बजरंग दल वाले मैं नहीं है, तो विंग आपका ही, हमारे भी। लेकिन दोनों का समन्वय आप कैसे बनाते हैं? आपको एक तरफ लगता है कि धार्मिक मुद्दे उठाना भी ज़रूरी है और वो आप समय समय पर लाते रहते हैं। मुझे लगता है आपकी रिसर्च में जो ये देखती है कौन सा ज़्यादा हॉट मुद्दा रह सकता है। एक तरफ आप सॉफ्ट हैं, बजरंग दल हार्ड है, शिक्षाविद आप हैं, राष्ट्र मंदिर की आप बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। जब ये एक दूसरे को सब लोग समझेंगे, सबकी भावनाओं को समझेंगे। पहली बात तो आपने जो बताया बजरंग दल हमारा ही विंग है, जैसे उनके कार्य अलग हैं, उसमें भी ये है कि भाई जो युवा है 40 वर्ष से कम आयु का है, भाग दौड़ कर सकता है, कहीं एकत्रित हो सकता है, संगठित हो सकता है, जाकर थोड़ा टकराव कर सकता है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे कुछ भी हो। मतलब ऐसे लोगों को हमने, जैसे कि भाई यहाँ प्रतिबंधित है, मैं ये नहीं कहता संसार में कहीं है कहीं नहीं है, गौवंश हत्या बंद है। अब जाकर विश्व हिंदू परिषद का कोई 60 या 65 वर्ष का जाकर कोई उसका कार्य करता तो जाकर नहीं बढ़ सकता, रोक नहीं सकता, ट्रक को नहीं रोक सकता। विश्व हिंदू परिषद चाहिए। लेफ्ट जिहाद है, लैंड जिहाद है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत सी जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते, तो हमें अपना ये संगठन बनाना पड़ा जो जाएं और आगे जाकर इस कार्य को करें। अब दूसरी बात जो आपने बताई कि हम सामंजस्य कैसे बनाते हैं, एक तरीके से घर के अंदर अभिभावक हैं, मेरे भी घर में बड़े हैं, मेरी मदर हैं, मेरे घर में और मेरे चाचा लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैं एक जनरेशन हो गया, फिर उसके बाद में मेरे बच्चे भी हैं, युवा हैं, मेरा बेटा है, जवान है, गर्म खून है। तो जैसे हम उसको समझाते हैं, हम उसको गाइड करते हैं, उसी प्रकार से ये भी हमारा एक तरीके से वही संगठन हो गया बजरंग दल। उनको समझाना और उनको किस प्रकार से क्या मर्यादा में रहना है, कोई गलत काम नहीं करना। ये नहीं है कि आप कहीं भी जाओ लड़ाई झगड़ा करो, लड़ाई झगड़ा करने की बिल्कुल अनुमति नहीं है, कानून तोड़ने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। आप जो भी बात करेंगे
वो एकत्रित होकर करेंगे। तो हम लोग उनको उस प्रकार से आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने की बात है। कहते ही मातृशक्ति है और लेडीज़ हैं जो हमारी महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, भाई उनका क्या कार्य है? मातृशक्ति बैठें, एक दिन अपना भजन करें, एक मंदिर में जाएं, पूजा करें, इसमें कोई हर्जा नहीं है। उनको बताते हैं या दुर्गा वाहिनी है कि भाई लड़कियां हैं, भाई वो अपने उद्देश्य को पूरा करें। ये नहीं कि भाई कॉलेज जा रही हैं, कॉलेज जाकर भाई आप पदभ्रष्ट हो गए, आप भटक गए, तो ऐसा कार्य ना करें। पहले अपनी ज़िंदगी बनाइए, पहले अपनी शिक्षा लीजिए, अपने आप को पहले स्टैंड करिए और उसके बाद में आपको जो कुछ करना है आपकी स्वतंत्रता है, उसमें कोई हमें कोई इसके अंदर बात हालांकि एक सवाल बड़ा मन में है मेरे, मुझे लगता है कि पूछूं कि ना पूछूं, लेकिन मुझे लगता है कि बीइंग ए जर्नलिस्ट वो रुक नहीं पाते। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या कांग्रेस या कोई भी पार्टी अगर आती है या संगठन काम करती है तो वो देश के लिए काम करने की बात करती है। देश के हर देशवासी की मान मर्यादा उद्देश्य होना चाहिए। बजरंग दल बहुत अच्छा काम कर रही है, विश्व हिंदू परिषद बहुत अच्छा काम करती है। मान लीजिए गौरक्षा की बात है तो ये कानून का मामला है। जहाँ आपको लगता है कि एक विशेष समुदाय आता है वहाँ पे बहुत एग्रेसिवली आप लोग काम करते हैं। मतलब याद भी अगर होता है तो आपको लगता है जहाँ एक विशेष समुदाय आ जाता है बहुत एग्रेसिवली काम हो जाता है। वही चीज़ अगर किसी और समुदाय में जहाँ पे आपको नहीं लगता, वहाँ पे ऐसा नहीं लगता। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े विधायक हैं, जेल में हैं, उन्होंने बाकायदा एक लड़की की लाइफ बर्बाद करी, वहाँ कोई लव जिहाद नहीं हुआ, वहाँ कोई धर्म नहीं हुआ या और चीज़ें हैं। गोवंश में अगर बात करें कई बार वही लोग शामिल होते हैं जो उसकी पूजा के नाम पे भी खड़े हुए हैं। तो हमें लगता है ये बैलेंस शायद बनना चाहिए, इसका भी समन्वय होना चाहिए। बीइंग एन इंडियन में अगर बात करूँ तो इस पर भी शायद काम होना चाहिए। क्या आप सोचते हैं ऐसा काम होना चाहिए? नहीं, ऐसा होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात को बिल्कुल भी अपनी स्वीकृति नहीं दूँगा कि चाहे कोई बड़ा जो विधायक जो आप बता रहे हैं या जो भी है कोई ऐसा कार्य करें जो अनुचित हो। ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबकी जो है अस्मत की रक्षा होनी चाहिए, सबके चरित्र की रक्षा होनी चाहिए। और ये ऐसा लफ्ज़ याद के अंदर ये नहीं है कि खाली एक विशेष समुदाय है। अगर नाबालिग लड़की है और वो लड़का उसी सजाती है ही है तो भी हम लोग उसके अंदर मदद करते हैं कि ये काम गलत है। हमने उनको रोका है, उनके माता पिता अभिभावक को बुलाकर उनको सुपुर्द कराया है। मतलब ये मैं एक बाप के नाते, मैं भी भाई हूँ, मैं भी बाप हूँ एक बेटी का और भाई हूँ एक बहन का। मुझे लगता है हर बहन बेटी का सम्मान होना चाहिए, उसकी अस्मत की रक्षा होनी चाहिए। और अगर ये काम कोई भी दिन कर रहा है, वो बजरंग दल कर रहा है तो मैं बजरंग दल को भी इसमें सपोर्ट भी करूँगा और अप्रिशिएट भी करूँगा। लेकिन बस एक ये बात होती है कि वो सबके लिए हो तो ये शायद मेरी बात है, राय भी नहीं है, बात है। नहीं, आपकी बात कि जो बात होनी चाहिए वो सबके लिए होनी चाहिए। इसमें भी मुद्दे में एक बात और भी है, लव जिहाद के अंदर अगर मान लीजिए कोई बालिग लड़की है उसके अलग इशू हैं, एक नाबालिग है तो उसकी एक अलग इशू है। नाबालिग पर हम लोगों का ज़्यादा इस बात पर फोकस है। बालिग है तो भी मतलब उसको जो करना चाहिए रजामंदी से करना चाहिए, परंतु जो नाबालिग है 14-15 साल की 16 साल की लड़की है वो तो अभी उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी नहीं है। उसको ये पता भी नहीं है कि मुझे क्या करना मेरे लिए उचित है, क्या करना उचित नहीं है। आलोक जी से बड़ी विस्तार में बात हुई और जो टॉपिक लास्ट है मैं मुझे लगता है कि यहीं पर मैं ख़त्म करूंगा। और जिस बात पर बात ख़त्म करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं वो यही है कि लव जिहाद हो, अगर उसमें कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो मेरे ही संप्रदाय का हो या किसी और संप्रदाय का हो, अगर वो किसी की अस्मत के साथ खिलवाड़ करता है तो यकीनन उसका विरोध होना चाहिए। कानून की सख्त धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये रोका जाना चाहिए। आलोक जी से बात करने का सिलसिला अगली बार भी हम जारी ज़रूर रखेंगे क्योंकि बहुत ऐसे सवाल हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो कि शायद सामने आनी चाहिए, देश के, शहर के और आपके सामने आनी ही चाहिए। सवाल बहुत हैं। राम मंदिर की बात से चलते चलते राष्ट्र मंदिर की बात चली और शिक्षा की बात चली। आपको लगता है कि आलोक जी के लिए आपके पास कोई सवाल है, कोई सजेशन है या आपको लगता है कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपकी बात रखेंगे। कोशिश यही है कि देश सर्वोपरि हो, नेशन फर्स्ट हो, संगठन कोई भी हो, देश के लिए काम करे और देश के हर देशवासी के लिए काम करे। इसी के साथ और इसी एक तरह से कंक्लूजन के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा।